आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। चलिए इंडिजिनस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, यानी कि जिस समय में जो पर्सन जहाँ पे रह रहा है उसका ओरिजिन वहीं पे ही हुआ है, वो इंडिजिनस है। जिस समय में जो पर्सन जहाँ पे रह रहा है वो वहीं का है तो वो इंडिजिनस है। डन। ये एक डेफिनेशन है, इसे फिर और डिटेल में ले जाना होगा। बार बार आप एक बात सुनते हैं कि रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली, एथनिकली कॉमन पीपल एक नेशन को जन्म देते हैं, ऐसा सुनते हैं ना। इसमें कई वर्ड दिक्कत करते होंगे ना, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं और हरमनजीत इस क्लास में हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये, वी डोंट बिलीव इन डिवीजन। मैं और हरमनजीत इस क्लास में हैं। हरमनजीत और मेरा दोनों का रिलीजन सेम है, सिखिज्म। हरमनजीत और मेरी दोनों की लैंग्वेज सेम है, पंजाबी। तो रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली हम सेम हुए, लेकिन हरमनजीत बाय क्लैन मुल्तानी है और मैं बाय क्लैन बसरा हूँ। ठीक है, यानी कि हरमनजीत बाय गोत्र अगर आप पीछे से देखेंगे तो हैं लुबाना, और मैं बाय गोत्र पीछे से देखेंगे तो जट। यानी कि यहाँ पे हम वेरी कर गए। लैंग्वेज सेम भी है, रिलीजन सेम भी है, एथनिसिटी सेम नहीं है। वी आर एथनिकली डिफरेंट। आई बात समझ में? तो बार बार एथनी एथनी कहते हैं, और पता कैसे लगेगा हम एथनिकली डिफरेंट हैं? हरमनजीत का और मेरा टर्बन बांधने का तरीका अलग रहेगा। हरमनजीत का और मेरा फैमिली का पहनावा, बिहेवियर काफ़ी अलग होगा। हमारे रिचुअल्स में, हमारे फोक में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो इसलिए जब आप शोरूम में या मॉल में जाते हैं तो कहते हैं एथनिक कलेक्शन, एथनिक ड्रेसेस, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर फोक या किसी पर्टिकुलर कंट्री को दर्शाते हैं। और फोक वर्ड का जन्म होता है, इट इज अ काइंड ऑफ जर्मन वर्ड दैट इज वोक। तो वोक से वर्ड आता है वॉक। वॉक माने फोक, तो इट्स वॉक्स वॉगन, आम लोगों की गाड़ी, फॉक्स वॉगन। इसलिए वो वॉक्स वॉगन नहीं बोलते, फॉक्स वॉगन बोलते हैं। तो यहाँ से वर्ड आता है फोक। ओके, तो कुल मिलाकर के आपका जो फोक है, पर्टिकुलर पहनावा किसी जमाने में किसी का रहा है, उस तरह की कोई ड्रेस, जैसे लाचा और ऊपर से कुर्ती, जैसे शरारा है या जैसे गरारा है, कुछ भी है, इट इज एथनिक ड्रेसेस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन की, पर्टिकुलर ग्रुप के ड्रेसिंग सेंस को दर्शाता है, एथनिसिटी को दर्शाता है। समझ आ गई बात? एथनिसिटी, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली। तो इंडिजिनस की डेफिनेशन सब बदलेंगी आगे जाने पर, वो हम समझेंगे। कंसेप्ट समझते हैं। इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम बात करते हैं 16th और 17th सेंचुरी की, तो राजदीप आपको शायद ना पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपके सामने बात 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी। तो मैं अगर उसे न्यूमेरिकल फिगर्स में लिखूंगा तो इट इज 1650, मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी, बिकॉज 1601 से शुरू करके अगर मैं जाऊं तो मेरा एंड तो 1700 पे ही होना है ना। तो 1700 पे जिस सेंचुरी का एंड हो रहा है वो 17th सेंचुरी ही है, क्योंकि इसके जस्ट, क्योंकि मान लीजिए टाइम अभी अभी शुरू हुआ है, 00 है, 01, तो आप इसको कौन सी सेंचुरी करेंगे? फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो कुल मिला के इसका एंड कहाँ पर होगा? 100 पर। फिर वहां से एक नई शुरू हो जाएगी ना, सेकेंड सेंचुरी। तो इस तरह से अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें तो कुल मिलाकर के ये जो 16th सेंचुरी है, इस दौरान में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डेवलप होती हैं। वो क्या है? जो यूरोप है, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। वेरी गुड। जैसे ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। अब यूरोप में 15, 16 और 17 सेंचुरी में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, आप जानते हैं। वहाँ से कुछ आर्मी जनरल्स जो हैं वो निकलेंगे और अदर कंट्रीज को एक्वायर करना चाहेंगे। इन आर्मी जनरल्स और इन आर्मी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कॉन्क्विस्टाडोर्स। दे आर कॉल्ड कॉन्क्विस्टाडोर्स।
इट इज़ अ स्पेनिश वर्ड बेसिकली, और इन्हें स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स कहते हैं। कॉन्क्विस्टाडोर्स यानी कि जो क्या करते हैं, कॉन्क्वेस्ट, जीतते हैं सिंपली। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्क्विस्टाडोर्स निकलेंगे। रीजंस क्या हैं? 16th और 15th सेंचुरी का जो यूरोप है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डोमिनेंस है रिलीजियस क्लास का, और पर्टिकुलरली जो यूरोप की साउदर्न कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, रिलीजियस डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि कैथोलिक कम्युनिटी का, पॉप एक तरह से रिलीजियस फिगर तो है ही है, पॉलिटिकली भी लोगों को और किंग्स को कंट्रोल करता है। ऐसे में जो वहाँ के राजे हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ इस तरह के लैंड एक्वायर किए जाएं जहाँ पे उनकी सोवरेनिटी हो, और जो पॉप है इसकी सोवरेनिटी प्रिवेल ना करे। इस वजह से वो नए लैंड फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान तो ये जो 16th और 15th सेंचुरी का यूरोप है, इस पीरियड में और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो यूरोपियन मासेस हैं, पॉपुलेशन है, उनके अंदर अब ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि जो आज दिन तक वो ट्रेड और कॉमर्स करते आए हैं जिन रीजन्स के साथ, जो कि मोस्टली हुआ करते थे एशियन रीजन, जैसे ये वेस्ट एशिया, और बहुत बड़े पैमाने पर ये ईस्ट यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जिनके साथ वो आज तक ट्रेड करते आए थे, अब वो कंट्रीज़ और वो रीजन्स कुछ ऐसी हॉस्टाइल पावर्स के अंडर हैं जिनकी रिलीजियसली इनसे बनती नहीं, यानी कि शायद वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर चले गए हैं, या उनका नेचर ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमी अलग है, कहीं ना कहीं वो पैस्टोरलिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग चरवाहे हैं और अब राजा बन गए, या फिर इनके अकॉर्डिंग वो बारबेरियंस हैं, सिविलाइज्ड सिस्टम नहीं समझते। तो जब ये ओल्ड मार्केट ऑफ कॉमर्स ख़त्म होगा तो इनको नई मार्केट्स ऑफ कॉमर्स फाइंड आउट करनी है, नए बिजनेस एवेन्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनको कुछ ऐसी बुक्स मिली जिनके थ्रू इन्हें लगा कि बहुत सारी नई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे गोल्ड मिल सकता है। तो गोल्ड यानी कि इस तरह के मेटल्स, नए नए एवेन्यूज़ जहाँ से इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, नई नई कंट्रीज़ जहाँ से इन्हें कुछ ऐसे लोग मिलें जिन्हें ये एज अ लेबर यूटिलाइज कर सकें, और वो ट्रेड रूट्स जो कहीं ना कहीं उन पावर्स के अंडर आ गए हैं जिनके साथ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स। तो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ चीप लेबर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीशियस मेटल्स, इन चीज़ों ने इस पर्टिकुलर रीजन को मजबूर किया कि आप नए नए एरियाज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके ओल्ड मिथ ब्रेक ना हो जाए। तो 15th-16th सेंचुरी वो पीरियड है जब बहुत बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी और प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, पहली बात। यही वो पीरियड है जब बहुत हाई लेवल पर जो अरब्स थे और जो तुर्क थे, इन्होंने जो रेस्ट ऑफ द एशिया से नॉलेज गेन की थी, जब ये फाइनली यूरोपियन एम्पायर्स को विन करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करते हैं, तो ये यूरोपियंस के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से इनको एक चांस मिलता है कि इनकी जो नॉलेज है वो शेयर होती है यूरोपियंस के साथ। उस नॉलेज में दो तरह की नॉलेज है। एक वो नॉलेज है जो किसी ज़माने में 1000 और 2000 ईयर पहले यूरोपियंस ने ही डेवलप की थी, लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उसे कभी भी लिखा नहीं गया, और अरब्स और बाकी लोगों ने उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सहेज के रखा था। तो इन्हें अपनी ही लॉस्ट नॉलेज मिलती है, दूसरा इन्हें नई दुनिया की नई नॉलेज भी मिलती है, जिसमें इन्हें कई तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं, कई तरह के मैथमेटिक कैलकुलेशंस के बारे में पता लगता है, कई तरह के ज्योग्राफिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ओशियानोग्राफी, क्लाइमेट ऐसे नॉलेज मिलते हैं, जिनके दम पर अब ये कई लॉजिकल और साइंटिफिक कंक्लूजन तक रीच कर गए हैं कि हम ओशियन वॉयजेस कर सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। यानी कि अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं इस शेप में नहीं है कि हम इसके एक एंड पे जाएंगे तो गिर जाएंगे। अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल है और हम एक रीजन से जाके दूसरे रीजन तक पहुंच सकते हैं। कुछ इस तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुकी थी। नेक्स्ट एस्पेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के मोड डेवलप कर लिए गए थे। वेसल्स बहुत बड़े बना लिए गए थे, ओशियन गोइंग वेसल यानी कि शिप बहुत बड़े बना लिए गए थे जो दो पर्पस सॉल्व करते हैं। एक तो वो कार्गो ले जाने और लाने के लिए सक्षम थे, कैपेबल थे, और दूसरा अगर आप किसी नए लैंड पे जाते हैं, हो सकता है वहाँ के जो नेटिव हैं वो आपको लेके हॉस्टाइल हो जाएं, आपको लेकर के आपको नुकसान आघात पहुँचा सकते हैं। उनसे निपटने के लिए आपके पास प्रॉपर
कॉम्बैट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मिलिट्री पर्सोनल होने चाहिए, तो उनको भी लेकर जा सकते हैं। यानी कि बिग बिग ओशियन शिप्स बनने शुरू हो गए इस पर्टिकुलर टाइम में। इन सारी डेवलपमेंट्स की वजह से आप एक फेज़ देखेंगे जिसको हम कहते हैं द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। ये नए नए एरियाज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और वो नए एरियाज़ आपको मिलेंगे। तो 15th, 16th, 17th, 18th, ये जो 4 सेंचुरीज़ हैं इन टोटलिटी में, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आज का जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड कहीं ना कहीं उभर के आता है। यानी कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का रहस्य जो है, या दुनिया को एक साथ जोड़ने का जो एक प्रोसेस था, वो इस पीरियड में अकम्प्लिश हो जाएगा। और आज की डेट तक वो प्रोसेस जो तब स्टार्ट हुआ था डे बाय डे और कम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, आज भी हम उसी एज में लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के वो फेज़ आज भी चल रहा है। तो अब वो कैसे होता है उसको समझते हैं। अगर हम 15, 16, 17, 18, तो इनको हम ऐसा कह लें कि लेट अर्ली मॉडर्न एजेस ऐसा कह सकते हैं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसके बाद 18, 19, 20, 21 उसमें तो हम रह ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मीडियम मॉडर्न एजेस है। और इसके और 400 साल तक तो फिर तो फना ही है, तबाही है। लेटर मॉडर्न एजेस फिर से क्या शुरू होगा? नियो वर्ल्ड, है ना? सब खत्म होगा, फिर एक नियो वर्ल्ड होगा। जलंधर की, पंजाब की सारी नालियां भर जाएंगी, नाले भर जाएंगे, घर भी भर जाएंगे, सब खत्म ही होंगे अल्टीमेटली। तो फिर कुल मिला के एक न्यू वर्ल्ड होगा, फिर से एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड होगा। ऐसा चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज दिन तक साइंटिस्ट इस बात की टेंशन में है कि हमने बिग बैंग तो प्रूव कर दिया, हमने ये तो कह दिया कि सिंगुलैरिटी थी, वहां से कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है और वो डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट सवाल पूछता है कि सिंगुलैरिटी का ये जो मीडियम है, इसमें तुम कहते हो यूनिवर्स है, तो व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? सिंगुलैरिटी तो हर वे में एक्सप्लोड हो सकती थी, ये एक ही डायमेंशन में एक्सप्लोड हुई है, तुम्हें किसने बताया है? देर आर सो मेनी अदर यूनिवर्स ऑल्सो, देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। So if there is matter, there is anti matter also. तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में क्या होना है किसी को नहीं पता। तो अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलें, तो इन अर्ली मॉडर्न एजेस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसको समझते हैं। ये वो पीरियड है जब आप ये देखेंगे कि ग्लोब पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आज तक पता नहीं था। मोस्टली जो यूरोपियंस थे, उन यूरोपियंस को अपनी जो पास्ट नॉलेज या नए वर्ल्ड से जो नॉलेज मिली थी, वहाँ से एक कंसेप्ट मिला था कि ऑल इन ऑल 3 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट। क्योंकि अफ्रीका और एशिया के बीच में शेयर होने वाली एक कंट्री इजिप्ट, इजिप्ट नाम की जगह में एक बहुत बड़ा थिंकर रहता था जिसने एक बुक दी थी नेचुरल हिस्ट्री। और उस बुक में उस जो थिंकर का नाम है, उसका नाम है टॉलेमी। ठीक है, टॉलेमी। ठीक है, इजिप्टियन नेम मोस्टली पी से शुरू होते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है वो उस लेवल पे साउंड नहीं करते हैं। चाहे आप फराउज ले लें, पी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे टॉलेमी ले लें, मोस्टली यहाँ पे आप नेम देखेंगे पी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो शायद पी साउंड बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा किसी ज़माने में, जिससे यहाँ की वो कूनी फॉर्म्स डेवलप हुए, स्क्रिप्ट डेवलप हुई। तो कुल मिला के जो टॉलेमी ने लिखा था, अब जहाँ पर वो बैठा हुआ है वो वहाँ से यही ऑब्जर्व कर पा रहा है कि 3 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिख के गया था, कुछ ओशियंस की नॉलेज लेके गया था। इन नॉलेज के बेसिस पर बहुत हाई लेवल पर स्पेन और पुर्तगाल जो है, इन्होंने वॉयजेस शुरू करी, समुद्री यात्राएं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब इसमें एक पर्सन हुआ करते थे कोलंबस, जो 1492 के पीरियड में यहाँ से निकलते हैं और वो पर्टिकुलरली ये एरिया फाइंड आउट करते हैं जिसे हम कैरेबियन सी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का सी का एरिया। और यहाँ पर आइलैंड्स हैं, इन्हें हम एंटिलेस कहते हैं। एंटिलेस आप देख सकते हैं ना, एंटिलेस जो सींग भी होते हैं, जो हिरन होते हैं, तो कुल मिलाकर के एक लकीर में जाते हैं इस तरह से, तो इन्हें हम एंटिलेस कहते हैं। ग्रेटर एंटिलेस एंड लेसर एंटिलेस, बड़े आइलैंड्स और छोटे आइलैंड, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम है ना, वेस्ट इंडीज़, कुल मिलाकर के इन सभी आइलैंड्स को आप वेस्ट इंडीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, ईस्ट इंडीज़ कहते हैं ये इन आइलैंड्स को, इनको ईस्ट इंडीज़ कहते हैं। ये डच की दी हुई कंसेप्ट है, डच लैंग्वेज, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़, 2 इंडीज़ हैं। अब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर जब कोलंबस आते हैं,
कोलंबस ये मान के आते हैं कि मैं इंडिया को फाइंड आउट कर लूँगा। अल्टीमेटली इस कंसेप्ट में वो ये कहते हैं कि क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो मैं वेस्ट की तरफ जाके ईस्ट में पहुंच जाऊंगा, और जो मुझे वेस्ट में जाने की तरफ लैंडमास एनकाउंटर होगा वो इंडिया ही होगा। अल्टीमेटली जब वो इन आइलैंड्स पे आते हैं तो वो ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि उन्हें इंडिया मिल चुका है। धीरे धीरे अदर आइलैंड्स पे जाते हैं, किसी को वो जापान समझते हैं, किसी को कुछ। कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट चलता रहता है। लेकिन हमें आगे बढ़ता है, 1497 का दौर है। एक पर्सन है जिनका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ है और बाद में इन्हें स्पेन में सिटीजनशिप दे दी जाती है। उसे हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कहते हैं। आज की डेट में आप इंडिया के जो सिटीजन हैं, यू आर सिटीजन बाय बर्थ, है ना। लेकिन अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, आप वहाँ के सिटीजन हो जाएंगे। वो होती है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपकी जो भारतीय प्रकृति है उसको वो बदल के अमरीकी कर देंगे, यानी कि आपका प्रकृतिकरण कर देंगे, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो उसे सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कहते हैं। और अमेरिका में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते अगर आप नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं तो। ओके, इंडिया में बन सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट याद करा करो, बड़े डीप यूपीएससी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब अमेरिका एक पर्सन था 1497 में, उसका इटली के फ्लोरेंस में जन्म होता है। बाद में वो स्पेन जाता है और स्पेन में नेचुरलाइज सिटीजन बन जाता है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल उस टाइम पे स्पॉन्सर कर रहे होते हैं ओशियन वॉयजेस को। और फाइनली ऐसा कहते हैं कि इस पर्सन ने कुल मिला के 3 वॉयजेस लीड करी हैं, बहुत ज़बरदस्त। और इस पर्सन का नाम है अमेरिगो वेस्पुची। अच्छा, बार बार ये वेस्प वेस्प सुन के ऐसा तो नहीं लगता जैसे वेस्पा स्कूटर? तो वेस्पा कहाँ का हो सकता है? इटालियन। तो कुल मिला के बस सारी कहानियां जोड़ देंगे, चिंता मत करो। तो अमेरिगो वेस्पुची, तो वेस्प कहीं ना कहीं वहाँ का कोई सरनेम तो नहीं है, तो वहीं से वेस्प तो नहीं आ जाता, तो वेस्प से वेस्पा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक ही नाम के कई चीज़ें बनाते हैं, तो जैसे संस्कृत भाषा में अंत में एक डंडा लगा के बिंदियाँ लगाते हैं तो वह ह, तो ये ह का साउंड है। ऐसे ही इटालियन और बाकी लैंग्वेजेस में एक ही चीज़ से एक ही नाम की कई चीज़ें, तो आप एंड में ए ठोक देते हैं। ठीक है, तो वेस्ट से हो जाता है वेस्पा, इट्स वेस्ट। तो वो लोग फॉरनर जो है उसे वेस्ट कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेस्पा। ये सिस्टम है। ओके, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक पर्सन है, वो कई सारी वॉयजेस करता है, हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन वो एक क्यूरी कर देता है। वो क्या है, जब वो जाता है यात्राएं करता है, बाद में आकर के कहते हैं उसने एक लेटर लिखा है। आज दिन तक कंट्रोवर्शियल है कि वो उसने लिखा या किसी ने उसकी नॉलेज के बेसिस पे लिखा, पता नहीं क्या है, जो भी है। उस लेटर को ऐसा कहते हैं ट्रेवल्स ऑफ अमेरिगो वेस्पुची। इसे एक जर्मनी की किताब छाप देती है 1507 में। जर्मनी का पब्लिकेशन हाउस इसे छाप देता है और उसमें ये कहते हैं कि कोलंबस ने जो एरियाज फाइंड आउट किए हैं ना, अब ये लोग कौन है, दे आर ओल्ड वर्ल्ड, जो अब तक पता है ये ओल्ड वर्ल्ड हैं। तो वो कहते हैं कि जो कोलंबस ने एरिया फाइंड आउट किए हैं ना, ये हमारी नॉलेज वाले एरियाज नहीं है जो किताबें पढ़ के हम गए थे। ओल्ड वर्ल्ड, 3 कॉन्टिनेंट्स, ये ओल्ड वर्ल्ड से अलग ही कुछ नया ही एनकाउंटर हुआ है। दिस इज न्यू वर्ल्ड, ये टोटली न्यू है। इसलिए अगर आप ये पूरा अमेरिकन कोस्ट साउथ अमेरिका तक देखेंगे ना, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एरियाज दिखेंगे जिसके नाम के आगे न्यू वर्ड लगा है। जैसे न्यू फाउंड लैंड, नया मिला हुआ लैंड, तो न्यू फाउंड लैंड। जैसे न्यू जर्सी, तो न्यू लगा करके जो मर्जी ढूंढ लेना, अब यहाँ पे सबको आपको। जैसे न्यू जीलैंड, जी किसे कहते हैं डच भाषा में ओशियन को, जी टीवी। कभी आज दिन तो सोचा नहीं वो ZEEZ क्यों है, ऐसा जी टीवी क्यों नहीं है? इट इज अ जी टीवी, मतलब इट इज ओशियनिक, लाइक द दलाई लामा। द दलाई इज अ ओशियनिक, लामा इज अ हेरेरिकल बीस्ट। हाँ जी, चलो। 1507 में एक जर्मन पब्लिकेशन हाउस ये पब्लिश करता है कि अमेरिगो वेस्पुची ने जो उस टाइम पर लेटर्स लिखे थे उनमें वो ये कहता है कि हमें ये जो एरिया फाइंड आउट हुआ है ये ऑल इन ऑल एक न्यू एरिया है, न्यू वर्ल्ड है। जिसके एग्जांपल हैं कि आप इस पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे कई 100 ऑफ लोकेशंस ऐसी दिखेंगे जिसका नाम न्यू से शुरू होता है। अब यहाँ से सारी कहानी शुरू करते हैं, सिस्टम कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो स्टार्टिंग में आपको 2 केस स्टडीज दी गई हैं, एक अमेरिका की और एक ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब आज हम 2-3 वर्ड ऐसे सीखेंगे जिनको
जिनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर घूमता है। आपने एबोरिजिनल वर्ड सुना होगा अक्सर, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एबोरिजिनल, जैसे एब ओरिजिनल या एब ओरिजिनी। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जो एब है, एब का मीनिंग होता है फ्रॉम, और ओरिजिनी का मीनिंग होता है द बिगिनिंग, द बिगिनिंग का स्पेलिंग यही है क्या? तो बिगिनिंग हो जाएगा ना, माई गॉड, द बिगिनिंग, द बिगिनिंग, ठीक है। सो एब फ्रॉम एंड द बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग। जो लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन में शुरू से रह रहे हैं उनको एब ओरिजिनल कहा जाता है। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अगर जो एब ओरिजिनल है ये एक तरह का एडजेक्टिव है, आप उसे सहायता के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको पीपल भी लगाना पड़ेगा, एब ओरिजिनल पीपल। और जो एबोरिजिनी है आप उसे एज ए नाउन ले सकते हैं, आपको पीपल वर्ड साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए सिंपली एबोरिजिनी बोल सकते हैं। तो ये दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड से धीरे धीरे वर्ड आगे डेवलप हुआ जो आज की डेट में यूज़ होता है। दैट वर्ड इज कॉल्ड नेटिव पीपल। नेटिव पीपल आज की डेट में अमेरिका में जो मोस्टली वर्ड यूज़ होता है वो नेटिव पीपल यूज़ होता है। नेटिव यानी कि स्थानीय लोग जो वहीं पर रहते हैं और उनका ओरिजिन भी वहीं का है। जब हम ओरिजिन वाले कंसेप्ट में आते हैं ना, तब हम कंफ्यूजन में आते हैं, क्योंकि जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि सर किसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, ये तो क्लियर ही नहीं है। क्योंकि ओरिजिन की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते। कोई कहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है अफ्रीका में, और फिर वहाँ से वो माइग्रेट हुआ हर एरिया में, तो फिर ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन का मतलब ये है, ऑल इन ऑल जो प्रेजेंट हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, इसमें जिस एज से कंट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है, उस एज से जो लोग जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आज अगर आप अमेरिका जाते हैं तो कोलंबस के द्वारा की गई एक गलती जिसको हम आज दिन तक कंटिन्यू कर रहे हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचा उन आइलैंड्स में, उसने उसे इंडिया कहा और जो वहाँ के लोग थे उन्हें इंडियन कहा गया। अब होता क्या है, इससे अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो या तो आप नाम देखेंगे इंडियन, ठीक है, सेकंड आप नाम देखेंगे अमेरिन, या फिर आप नाम देखेंगे अमेरिंडियन, अमेरिकन इंडियन या सिंपली इंडियन। और एक नाम आपको मिलता है जो वहाँ के थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के लोग हैं, तो वाइट पीपल जो यूरोप से आए उनके लिए उनकी कम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क थी, तो उसको उन्होंने कहा रेड इंडियन। क्योंकि जो उन समूह में इंडिया में लोग एग्जिस्ट करते थे जिनसे इनका ट्रेड होता था या कुछ, वो मोस्टली नॉर्थ इंडियंस थे। और वो कौन थे? एक ब्रांच थी आर्यंस की। जिस टाइम पर आर्यंस एक जगह से दूसरी जगह गए थे, मोस्टली राइट नाउ वी ऑल आर नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन नहीं है क्लास में, तो वी कैन से दैट वी ऑल आर काइंड ऑफ डिसेंडेंट ऑफ आर्यन, दे आर बेसिकली द्रविडियन। तो कुल मिलाकर के उस दिन एक बात कही थी राधिका ने कि सर वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है अपनी लैंग्वेज को लेकर के। तो प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों का लैंग्वेज ग्रुप डिसिमिलर है, यानी कि हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ ऑल इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। इस वजह से वो हिंदी भाषा से अलग खुद को रखते हैं, दैट इज़ द रीज़न। तो वो रेस एक डिफरेंट है। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे आर्यंस नॉर्थ इंडिया में एंटर हुए, उनको नीचे की तरफ ढकेलते गए, और विंध्या माउंटेन्स हैं इंडिया के सेंटर में, उनको विंध्या माउंटेन्स के पार बैठा दिया, तो तब से वहीं पर वो सेटल होते हैं। द्रविड़ का मतलब भी होता है दक्षिणी, दक्कन, डेक्कन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आप नोटिस करेंगे अब कि इन्होंने आज दिन तक जो व्यापार किया था मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के साथ, जिनकी स्किन तो वाइट हुआ करती थी। तो जब इन्हें यहाँ पर डार्क कम्प्लेक्शन इंडियंस मिले तो इन्होंने उनको रेड इंडियंस कहा। एक नाम रेड इंडियन भी मिलता है, रेड इंडियन, अमेरिंडियन, इंडियन।
अलग अलग नाम से यहाँ के लोगों को आज दिन तक बुलाया जाता है। सिंपली हम ये मान के चलेंगे ये यहाँ के नेटिव हैं। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका से और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका को थोड़ा सा ज्योग्राफिकली समझना होगा। अगर हम अमेरिका को नोटिस करें तो इसमें बात इस समय हम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट पर एक माउंटेन्स हैं जिन माउंटेन्स को हम कहते हैं रॉकी माउंटेन। सपोज कीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरह, इसी तरह से प्रोजेक्शन है ना इसका। और इसमें अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक माउंटेन चेन एग्जिस्ट करती है जिसको रॉकी माउंटेन चेन कहते हैं। इस रॉकी माउंटेन चेन के वेस्ट में ये कोस्ट है, दिस इज कोस्ट। इस रॉकी माउंटेन के वेस्ट में पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, बहुत ही क्या कह सकते हैं, आपको अनकल्टिवेटेड एरिया मिलेगा। इन डेजर्ट्स के आगे फिर से आपको डायसेक्टेड माउंटेन चेन्स मिलेंगी, जिनमें से कुछ माउंटेन चेन्स हैं जैसे सेरा नेवादा या कुछ अलग माउंटेन चेन्स। तो कुल मिला के रॉकीज के बाद डेजर्ट, उनके बाद फिर माउंटेन्स, उनके बाद कोस्टल एरिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। ये वेस्टर्न रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका को अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन के ईस्ट में आपको प्लेन एरियाज मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लेन एरियाज मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रेरी ग्रासलैंड मिलता है, वही ग्रासलैंड जो यूरोप में स्टेपे नाम से जाना जाता है। तो एक ग्रासलैंड्स है जो कोल्ड एरियाज में होते हैं, जिनको यूरोप में हम स्टेपे कह देते हैं और अमेरिका में प्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेरी ग्रासलैंड्स मिलेंगे। इनसे थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन मिलेंगे, अपलेशियन माउंटेन। और यहाँ पर आपको मिलेगी द ग्रेट लेक, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, लेक हुरो, लेक मिशिगन, ये अलग अलग लेक्स आपको मिलेंगे ये पर्टिकुलर एरिया में। तो कुल मिलाकर के वेस्टर्न रीजन में माउंटेन्स हैं, रॉकीज हैं, डेजर्ट्स हैं, सेरा नेवादा माउंटेन्स हैं। उनके ईस्ट में देखेंगे तो प्लेन एरियाज हैं, फर्दर ईस्टवर्ड जाएंगे तो अपलेशियन माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्टवर्ड जाएंगे तो आपको लेक्स मिलेंगी और उसके ईस्टवर्ड अटलांटिक है। तो पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में आने वाला एक लैंडमास है अमेरिका। काफ़ी ही डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़बरदस्त हरिकेन्स भी मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि जो साइक्लोन्स आते हैं, ओशियानिक साइक्लोन। तो हरिकेन्स के साथ साथ आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल की बहुत ही ज़बरदस्त क्या कह सकते हैं, आपको आइस स्टॉर्म्स मिलेंगे, बर्फीली हवाएं चलनी में। तो हर तरह का लैटिट्यूड यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होता है। एक्सट्रीम गर्मी से एक्सट्रीम कोल्ड तक आप जाते हैं। यहाँ पर समर स्ट्रोक्स भी लगते हैं और यहाँ पर कोल्ड कार्डियक अरेस्ट भी आते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो आज की डेट में अमेरिका जो है उसका हॉर्टिकल्चर से लेकर के एग्रीकल्चर तक बहुत डेवलप्ड है। मरीन इंडस्ट्री यानी कि फ़िशिंग इंडस्ट्री से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक काफ़ी डेवलप्ड है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक काफ़ी डेवलप है। ऑल इन ऑल हर सेक्टर में अमेरिका काफ़ी डेवलप्ड है और इसकी इस डेवलपमेंट का राज है पिछले 200 साल से चल रहा है एक प्रोसेस, लास्ट 200 ईयर से चल रहा है एक प्रोसेस। लास्ट 200 ईयर से ये जो प्रोसेस चल रहा था, जिस अमेरिका को आज हम अमेरिगो वेस्पुची के नाम से जानते हैं, इसके पहले भी कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट किया करता था जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है। अल्टीमेटली न्यू वर्ल्ड के बारे में जानकारी हमें अमेरिकन फाइटर्स, अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सेटलर्स, वॉयजर्स और अमेरिकन किंग्स के जो रिटर्न अकाउंट्स उनके थ्रू मिलते हैं, जिसमें उन्होंने हमेशा ये लिखने की कोशिश की है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में हम गए वहाँ के लोग हमें लेकर के कितने हॉस्टाइल थे, लेकिन उनकी सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में उन्होंने नहीं लिखा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती। लेकिन अभी रिसेंट पीरियड में डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की कि जो लोकलाइट्स थे, यानी कि जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, एबोरिजिनल्स हैं, उनके बारे में स्टडी किया जाए। तो अगर आज आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की आर्ट गैलरीज में आपको एबोरिजिनल आर्ट देखने को मिलेगी। वहाँ के म्यूज़ियम्स में आपको उनसे रिलेटेड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि एक आपको आर्टिफिशियल सेटअप नज़र आएगा।
आपको उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी राइटिंग्स नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें आज की डेट में आप वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो किसी ज़माने में नहीं होता था। तो क्या बिहेवियर हुआ उन यूरोपियन कॉलोनिस्ट, इम्पेरियलिस्ट का इन नेटिव्स के साथ, जिसकी वजह से ये नेटिव्स आज की डेट में ख़त्म हो गए, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आज आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी सेटल करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर, और आप ये कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को अचीव कर लिया है, डेमोक्रेसी तब तक अचीव नहीं होती जिस पर्टिकुलर एरिया में डेमोक्रेसी एग्जीक्यूट हो रही है उसके लास्ट माइल तक, लास्ट पर्सन को, लास्ट जेंडर तक अगर उस डेमोक्रेसी का फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे में ये देखा गया कि बहुत बड़े पैमाने पर जिन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को का फ्लैग बेयरर बनने की कोशिश करी, उन कंट्रीज़ में वहाँ के बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, जिनको राइट्स एड्रेस नहीं किए जाते, सिटीजनशिप नहीं दी गई, जो वोटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, और जिनको मेन स्ट्रीम में शामिल अब तक नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये एक मॉडर्न वर्ल्ड नहीं हो सकता जिसमें इतना बड़ा सेक्शन इन सारी फैसिलिटीज़ से अछूता है। इन सारी बातों पर जब थिंकर्स ने डिस्कशन शुरू की तो एबोरिजिनल का इशू बहुत स्ट्रांगली उभर करके आया, और रेनेसेंस के बाद ऐसा कौन सा इम्पैक्ट हुआ जिसने एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को तो बहुत अपर लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है पॉपुलेशन का जो डे बाय डे अपने प्रीवियस प्रिविलेजेस, अपने प्रीवियस लिविंग स्टैंडर्ड और अपने प्रीवियस सोसाइटल स्ट्रक्चर से डिप्राइव होता चला गया। इसको समझने के लिए इनका प्रभाव समझना जरूरी है जो इन पर पड़ा। अब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या, जो यूरोप हुआ करता था इसमें 2-3 फेनोमेनाज हुए। सबसे पहला फेनोमेना, यूरोप के जो किंग थे, उन किंग्स ने, यानी कि जो बाद में मोनार्क आए, उन मोनार्क्स ने, जो वहाँ के बड़े ज़मींदार थे, उनको ये परमिट किया कि आप अपने सराउंडिंग लगने वाला जो भी लैंड है उस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। फिर से हाँ जी पिंकी जी। जब अमेरिकन नाम कैसे पड़ा वो समझना होगा। देखिए यूरोप में एक कल्चर चल रहा था रेनेसेंस के टाइम पर, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ लिबरल सेक्शन ऐसा था जिसको ऐसा लगता था कि रेनेसेंस में वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जो वुमेन होती है एक किस्म से लिबर्टी इसको चाहिए। यही तो कारण है कि अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वुमेन है, मैन नहीं है। कभी सोचा नहीं आपने कि ये बंदा भी तो हो सकता था, ये औरत क्यों है? क्योंकि लिबर्टी को पर्सोनिफाई करती है वुमन। सो द कंसेप्ट इज कि फेमिनिस्ट एटीट्यूड शुरू हुआ, हर चीज़ को फेमिनिज्म के साथ जोड़ा गया। इसलिए आपको नहीं लगता है कि जो कॉन्टिनेंट्स और जो कंट्रीज़ हैं ये फेमिनिन हैं, जैसे कि एशिया, जैसे कि यूरोप, जैसे कि अमेरिका। तो कुल मिलाकर के अमेरिगो का जो लैटिन नेम है जो वुमेन को पर्सोनिफाई करता है, दैट इज अमेरिकस। तो अमेरिकस से नेम आता है अमेरिका। अमेरिका इज अ फेमिनिस्ट वर्जन ऑफ द अमेरिगो, एंड दैट टू इन लैटिन लैंग्वेज। तो अमेरिकस से वह नाम आ जाता है अमेरिका। तो अमेरिका नाम इस तरह से पड़ा। आगे की कहानी क्या है, यूरोप में कुछ फेनोमेनाज अपनाए जा रहे थे। वो फेनोमेनाज क्या थे? जो मोनार्क थे उन्होंने लैंडलॉर्ड को कहा कि अपने सराउंडिंग का जितना भी लैंड है आप एक्वायर कर लीजिए और अपने एस्टेट्स को बड़ा कीजिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, जितने भी इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, उनको यूटिलाइज करिए। इस वजह से बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर से फ्री हो गया। दूसरा, इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने जितना भी पेस्टोरल लैंड था, जो भी कम्युनिटी लैंड था, वो सारा एक्वायर कर लिया, और जो चरवाहे, जो कैटल हर्डर्स वहाँ पर अपनी कैटल्स को हर्ड किया करते थे, ग्रेज किया करते थे, उनके पास अब लैंड नहीं बचा तो वो भी फ्री हो गए। कुल मिलाकर के ये जो एक नया वर्ग है जो फ्री हुआ है, कुछ तो वहाँ के यूरोप के अर्बन एरियाज में चले गए और अर्बनाइजेशन को सपोर्ट किया, कुछ थे जो वहाँ से भाग करके माइग्रेट करके अमेरिका आ गए, जिन्होंने अमेरिका में आ करके सेटलमेंट की। एक फैक्टर ये। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में पैटर्नलिस्टिक सिस्टम था, हेरिडिटरी अप्रोच थी। जो पिता है उसकी संपत्ति जो बड़ा बेटा है उसको मिलेगी। तो इस चक्कर में प्रॉपर्टी ऐसे बराबर डिवाइड करने का कंसेप्ट नहीं था। इस चक्कर में होता क्या था कि जो छोटे बेटे होते थे उनको तो वहाँ पर बाद में ही मिलेगा, बड़े बेटे के बाद। तो मोस्टली जो माइग्रेंट्स हुए हैं अमेरिका से वो मोस्टली यंगर सन हुए हैं, और वो यंगर सन्स जब अमेरिका से यूरोप से माइग्रेट होकर अमेरिका आए तो उनमें चाह उठी कि वहाँ वाली संपत्ति पिता की तो भाई की है, यहाँ पे मुझे अपनी संपत्ति बनानी है बहुत बड़े पैमाने पर।
तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर किया। 2 वर्ग यहाँ पर आ चुके हैं। तीसरा सेक्शन वो था जिस सेक्शन को ऐसा लगता था कि चाहे जितनी ही मेहनत कर लो, यूरोप में जो नोबल है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो रिलीजियस क्लर्जी क्लास है, इसके अधीन हम लोगों को वो रिस्पेक्ट और वो कंसेप्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास रसूख नहीं होगा। और रसूख कैसे आता है? जब प्रॉपर्टी अटैच होती है। और प्रॉपर्टी पर्सनल कैसे होगी? जब हम इन रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज से बाहर निकलेंगे। तो जो आर्मी जनरल थे, जो सेना थी, फौजी थे, ऑफिसर कैडर के, उनके अंदर चाहत थी अपना वजूद बनाने की, अपना एक स्टेटस डेवलप करने की। तो वो यूरोप से बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए। डिफरेंट लोगों ने जब यहाँ पर माइग्रेट हुए, इनमें एक वर्ग ऐसा था जो बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में जो बीमारियाँ फैल रही थी, जैसे ब्लैक डेथ और बाकी की चीज़ें, तो बहुत बड़ा सेगमेंट वहाँ से डर करके भागा था। वो सेगमेंट भी आकर के अमेरिका में सेटल हुआ। एक सेगमेंट ये वाला था। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रीजन से जो डिफरेंट सेक्शंस अमेरिका की तरफ आए, उनका मोटिव यहाँ पर आने के बाद एक ही हो गया। होता कुछ ये है कि जब आप यूरोप से अमेरिका आते हैं तो यहाँ के जो पर्टिकुलर नेटिव्स हैं वो आपका खुली बाहों से स्वागत करते हैं। एक एपिसोड दिया गया है कि एक ट्राइब है यहाँ की, उस ट्राइब का लिखा हुआ कोई दस्तावेज मिला है। उस दस्तावेज में कुछ ऐसा लिखा है कि हमारे जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हमसे बिछड़े हैं, यानी कि आज की डेट में अमेरिका के जो एबोरिजिनल्स हैं, ये 30,000 ईयर्स पहले एशिया से आए थे। अब एशिया से ये कैसे आए थे? एशिया और अमेरिका कनेक्ट होता है बेरिंग स्ट्रेट के पास जाके। वहाँ पर अमेरिका और एशिया बाय रोड, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज था वहाँ पर बाय लैंड ये कनेक्ट होते थे। धीरे धीरे 30,000 ईयर्स में लैंड दूर गए ना एक दूसरे से। कॉन्टिनेंट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहले ये कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे, तो अल्टीमेटली जब कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे तो बेरिंग स्ट्रेट वाला रीजन जो है, बेरिंग स्ट्रेट वाला रीजन कौन सा है राजदीप? ये रशिया है। ये अमेरिका का अलास्का है जो अमेरिका ने रशिया से परचेज किया है। यहाँ पर ये है बेरिंग स्ट्रेट जो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। कोई भी वो नैरो वाटर पैसेज दो बिग वाटर बॉडीज को जोड़े उसे स्ट्रेट कहते हैं। इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये भी एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। और ये डिवाइड करता है अमेरिका और एशिया को। तो ये पहले कनेक्टेड था। तो 30,000 ईयर्स पहले एशिया के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में आकर के जो लोग बसे, उनका मानना था कि हमारे भाई बहन बिछड़े भी हैं रास्ते में। तो एक कंसेप्ट है इनमें कि जब भी हमारे लॉस्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स कभी आएंगे ना, वो होंगे तो ह्यूमन बींग, लेकिन आएंगे टर्टल्स की फॉर्म में, कछुए की फॉर्म में। अब अल्टीमेटली जब स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर एंटर हुए, अब इनको ऐसा लगने लगा था, आदिवासियों की सेंसेस बड़ी स्ट्रांग है, कि समा आ गया है, हमारे भाई बहन आने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के रोज सुबह से शाम तक हर तरफ निगाह रखते थे कि भाई बहन किधर से भी आ सकते हैं, टर्टल्स की फॉर्म में, हमें उनका स्वागत करना है। अल्टीमेटली जब लड़ाके आए, आर्मी पर्सनल कॉन्किस्टाडोर्स आए, उन्होंने जो ढाल पहनी हुई थी वो इस तरह से पहनी थी कि वो दूर से कछुए की तरह लगते थे, टर्टल की तरह लगते थे। और जब वो आए तो इन्होंने अपने भाई बहन, लॉस्ट भाई बहन समझ करके, कभी इनको लगता है कि वो देवता आएंगे जिन्हें यहाँ से निकाला गया था, कभी इन्हें लगता है वो लॉस्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स आएंगे। तो जब वो आए, इन्होंने उनका स्वागत किया। और एक एपिसोड है, कहते हैं कि जब वो आकर के खड़ा हुआ तो उस ट्राइब के एक पर्सन ने हाथ मिलाने के लिए इनके आगे हाथ किया, और बदले में उस कॉन्किस्टाडोर ने एक सस्ता सा गहना आभूषण इसके हाथ में रख दिया। उस टाइम पर उस बंदे ने भविष्यवाणी कर दी कि हमारे लैंड पे कुछ गलत होने वाला है। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सैक्रेडनेस भूल चुके हैं, सैक्रेड एटीट्यूड डिटीरियरेट हो गया है, और अब पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद होने वाला है। ठीक उसके बाद वही हुआ, क्योंकि उन्हें इन गहनों की तो कोई वैल्यू पता ही नहीं थी। उनके लिए हाथ मिलाना जरूरी था, सामने वाले ने हाथ ना मिला के हाथ में गहना रख दिया, भीख दे दी और सिस्टम बदल गया। क्योंकि उनकी कंट्री में शायद भीख मांगने वाला कंसेप्ट था, इनकी कंट्री में किसी से कुछ मांगने वाला कंसेप्ट तो था ही नहीं। क्योंकि इनका मानना ये था, जब यूरोपियंस ने इनके सामने ऑफर रखा कि हमें अपना लैंड बेच दो, हमें अपनी रिवर्स बेच दो, या फिर हमसे लैंड खरीद लो, या हमसे ये फॉरेस्ट खरीद लो, तो एक ट्राइबल मैन इनसे क्वेश्चन करता है कि जब एयर की फ्रेशनेस आपके पास